स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं शाम को 7 बजे यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाने वाले हैं। चलिए सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। थोड़ा फास्ट तरीके से रहना है क्योंकि कमेंट आई थी कि थोड़ा इस क्लास को फास्ट तरीके से सॉल्व कराया करिए, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिला है। चलिए बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं ये मिलता है आपके कहां से मिलता है। 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आपके कालीबंगा से। कहां से? आपके कालीबंगा जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक द्वारा कलिंग का जो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा कि अशोक द्वारा कलिंग का जो युद्ध हुआ था 21 वर्ष से लड़ा गया था। यहां पर जवाब देना है 2 नंबर में, तो ऑप्शन दोस्तों आपका बी हो जाएगा। 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1,50,000 लोग बंदी भी बनाए गए थे, है ना। तो इस युद्ध से आहत होकर अशोक ने कभी भी इसके बाद युद्ध नहीं किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को कहते क्या थे? तो दोस्तों इसे कहा जाता था ऑप्शन सी विविताध्यक्ष। क्या बोलते थे? विविताध्यक्ष बोलते थे। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहां पर अगला दिया गया है गुप्त काल में पूग किसे कहते थे। देखो दिया गया गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था? पूग। और पूग कहा जाता था दोस्तों न्यायालय को। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, न्यायालय को कहा जाता था पूग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है दोस्तों। देखिए हर्षवर्धन की नागानंद है, यहाँ पर परिदर्शिका है, रत्नावली है, लेकिन दोस्तों जो दिया गया है काव्य दर्शन, ये काव्य दर्शन दोस्तों याद रखिएगा ये अलंकार शास्त्राचार दंडी की है, याद रखिए। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वो आपके किस शासक से है। तो मंदसौर अभिलेख दोस्तों मालवा के एक शासक थे यशोवर्मन। कौन? यशोवर्मन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यशोवर्मन के सैनिकों की उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पर मिलता है, ऑप्शन सी बनेगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। लाजवाब क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार जो पराजित किया वो किसने पराजित किया था। तो दोस्तों गुजरात के भीमसेन द्वितीय हैं और इनकी माता थी, है ना। इन लोगों ने क्या किया? क्या मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था दोस्तों। यहां पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति जो अपनाई थी, ना किस शासक ने अपनाई थी। तो दुर्बल नीति दोस्तों याद रखिएगा ये है आपकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाई थी दोस्तों, कहा मतलब और कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। इन्होंने यह शब्द कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है, ये शब्द कहा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ की थी। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये है भैया आपके अलाउद्दीन खिलजी, जिसका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था, है ना। और इस प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत काल में यहां पर इसने किया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अद्वैतवाद मत का प्रतिपादक इनमें से कौन था। अद्वैतवाद मत का प्रतिपादक इनमें से कौन था। तो अद्वैतवाद में दोस्तों कौन थे? ये थे दोस्तों याद रखिए जो आपके शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य दोस्तों, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। इन्होंने ब्रह्मा और जीव की पूर्ण एकता को स्वीकार किया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपके रामानुजाचार्य हैं विशिष्टवाद के थे और निम्बकाचार्य थे आपके किसमें। तो यहां पर दोस्तों निम्बकाचार्य किसके थे बताइएगा। निम्बकाचार्य जो प्रतिपादक थे किसके? द्वैतवाद पर प्रतिपादक आपके निम्बकाचार्य थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मुसलमान ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। दोस्तों बताना है कि न्याय की जो प्रसिद्ध जंजीर है वो किस मुसलमान ने लगवाई थी। यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर जहांगीर, जो ऑप्शन है ए नंबर है जहांगीर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों 12 घोषणाओं को भी इसने प्रकाशित किया था। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था। दोस्तों बताना है कि दारा सिकोह को लघु अकबर जो कहा वो किसने कहा था। इस आंसर में से क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे और वीडियो को भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, एक बार जितने लोग भी हैं सभी लोग भाई सेशन को लाइक करेंगे, है ना। एक बार जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। बार बार कहना ना पड़े, आप लोग पहले से ही लाइक शेयर कर दिया करिए दबा के, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, सब बस। तो दोस्तों देखिए दारा सिकोह को लघु अकबर जो कहा है वो किसने कहा था। तो दोस्तों ये है आपका लेन पुल। कौन है? लेन पुल, ये आपका इतिहासकार था, इसने आपके लघु अकबर कहा था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि दारा सिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन
कि किस सिख गुरु ने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। दोस्तों याद रखिए, पहले जो सिख थे बहुत सीधे साधे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक घटना घटी थी, इसके बाद क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर सैनिक को मतलब कह सकते हैं कि सिखों को एक सैनिक संप्रदाय में बदल डाला। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, गुरु हरगोविंद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि आपके 6वें गुरु आपके थे। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक के विजयनगर की यात्रा की थी। तो दोस्तों विजयनगर है ना, कह रहा है विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये समय थे देवराय द्वितीय। कौन है, देवराय द्वितीय के समय याद रखिएगा ये फारसी यात्री था जो कि अब्दुल रज्जाक था, विजयनगर की यात्रा किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वांडीवास का युद्ध, बहुत आईएमपी आपका क्वेश्चन दिया है। वांडीवास का युद्ध दोस्तों याद रखिएगा आपके 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। कब, 1760 में यहां पर लड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजों की यहां पर विजय हुई थी और फ्रांसीसियों की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। दोस्तों याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। दोस्तों याद रखिएगा, मुगल बादशाह उस समय मोहम्मद शाह था। कौन है, मोहम्मद शाह था, मतलब ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इस समय अहमद शाह अब्दाली ने प्रथम बार 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया था। दोस्तों याद रखिएगा, एक पॉइंट होता है कि अहमद शाह अब्दाली को दुर्रानी अर्थात युग का मोती कहा जाता है। याद रखिएगा, युग का मोती किसे कहते हैं, तो अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप कहेंगे सर 23 जून 1757, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों और आपके सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था और अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। बताना है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह में जो नेतृत्व किया वो किसने किया। आज की क्लास में थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ाना है और आपको फास्ट तरीके से पढ़ना भी है ना। यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा अहमदुल्ला। अहमदुल्ला दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पर विद्रोह जो नेतृत्व किया था फैजाबाद में अहमदुल्ला ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि अहमदुल्ला बहुत खतरनाक थे, अंग्रेजों के नाक में दम कर लिया था और अंग्रेजों ने इन पर 50,000 का इनाम भी रख दिया था दोस्तों इनको पकड़ने के लिए, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दिया है। मतलब 1765 से लेकर 1772 के समय भैया मतलब कह सकते हैं डाकू की संज्ञा दिया है इस काल को। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है के एम पडिक्कर। क्या है, के एम पडिक्कर इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। बंगाल में दोस्तों याद रखिएगा कि आर्थिक लूट के कारण, क्या आर्थिक लूट हो रही थी, इसलिए इस कालखंड को लड़ाकू राज्य की संज्ञा या डाकू राज्य की संज्ञा दिया है। ये इतिहासकार है के एम पडिक्कर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो दोस्तों ये है आपके रमेश चंद्र दत्त। कौन है, रमेश चंद्र दत्त, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों इस पुस्तक में इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत पर जोर दिया है। किस पर, इन्होंने इस पुस्तक पर धन निष्कासन सिद्धांत पर बल दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों ऑप्शन में से क्या होगा, आप कहेंगे 1 लाख रुपए है ना शिक्षा पर खर्च करने के लिए ये एक अधिनियम आया था जो कि 1813 का अधिनियम था। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी जो मिली थी वो 1813 ईस्वी में मिली थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। बताना है आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर जवाब देना है। सबको भैया राधे राधे, सबको जय हिंद, सभी को राधे राधे। चलिए लाइक शेयर भैया लगातार बढ़ाते रहिए विधिवत तरीके से, है ना। और सेशन को भाई शेयर करते चलिए, थोड़ा आनंद के साथ यहाँ पर क्लास को पढ़ना है। और दोस्तों यहाँ पर देखो आत्मीय सभा का गठन लगभग सबका जवाब आ गया है। दोस्तों आत्मीय सभा यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा जो कि 1814 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी, है ना, कलकत्ता, जो कि यूनिटी कमेटी द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। देखो हमने ऑप्शन के अनुसार सही किया, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 23 है, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि आधुनिक विचारों एवं पाश्चात्य शिक्षा द्वारा मुसलमानों की स्थिति में सुधार लाने का इन्होंने प्रयास किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। पागलपंथी जो विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दोस्तों ये नेतृत्व है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर। इनका नाम है करम शाह। क्या नाम है, करम शाह। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो ये हो जाएगा, करम शाह इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 1881 में था, 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन था। कौन था इस समय, लॉर्ड रिपन था। दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन था, रिपन। अब आप बताइएगा रिपन है क्या ऑप्शन में, जब रिपन ऑप्शन में नहीं है तब आपको क्या ऑप्शन देना है,
तब आपको ऑप्शन क्या देना है, यहाँ पर ई देना है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ई नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लॉर्ड रिपन के समय ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था और इसके माध्यम से 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब गांधी जी कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय इन्होंने एक कह सकते हैं पत्र लिखा था, है ना, इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र का प्रकाशन किया, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई थी। प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था, ये थे आपके ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में समाचार पत्रों पर प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया था। इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में पड़ता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड जो थे वो बच गए थे दोस्तों। और इस बम कांड में सिस्टर जो आप मिस्टर केनेडी और उनकी पत्नी पुत्री मारी गई थी। ठीक है ना, यहाँ पर इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, 1908 आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दिल्ली में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया वो किसने किया था। दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन सी सैयद हैदर रजा। कौन है, सैयद हैदर रजा। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि इस जो स्वदेशी आंदोलन का था, ये बंगाल से प्रारंभ होकर देखा जाए तो पूरे देश में आपका फैल गया था, और दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सैयद हैदर रजा ने किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस उग्रवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं आपके ऑप्शन डी नंबर दादा भाई नौरोजी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी चुने गए थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई। सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई, तो आप कहेंगे सर चंपारण जो था 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और स्वराज पार्टी 1923 में। अब आप बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वराज पार्टी जो आपकी है आपकी 1923 में, ये आपका सबसे बाद में गठित हुई थी। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। ये सब कुछ हमने आपको मॉडल पेपर में पढ़ाया है, अगर आपने देखा हो, है ना, ये सब क्वेश्चन आपके मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने बताया है कि इस क्लास का लेवल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से मिल जाएंगे जो हम आपको पढ़ाते हैं, है ना। बस यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, दमदार के होंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सर की उपाधि जो आपने लौटाया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर में। दोस्तों 32 को ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको ऑप्शन आया है बिल्कुल जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन इनमें से कौन था। प्रथम जन आंदोलन, ये जो प्रथम जन आंदोलन था दोस्तों याद से, ये है आपका असहयोग आंदोलन बताना है। ठीक है, चंपारण मत लगाइएगा, आपको लगाना है असहयोग आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर जन आंदोलन दिया है। ये 1920 में चलाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। दोस्तों साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था, ये दोस्तों किसका सुझाव था, और ये सुझाव था दोस्तों याद रखिए लॉर्ड इरविन का। किसका, लॉर्ड इरविन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों साइमन कमीशन जो आपका प्रकाशन है ना, ये वर्ष आपके 1928 में भारत आया था। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। देखिए थोड़ा फास्ट रहना है, लेकिन आप लोग लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलिए, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक से लगातार करते रहिए, थोड़ा सा फास्ट आंसर देना है। अगर आंसर नहीं दे पा रहे तो बस आपको क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहना है। आ रहा है तो जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सुनते रहिए, बस आपके कान में आवाज जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके आंसर दिमाग में छपना चाहिए। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1939 में। कब, 1939, 1 सितंबर 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही यह प्रारंभ हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है 36 नंबर में। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है लॉर्ड रिपन, है ना। फिर दिया है कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जो कि आपका 1932 में ये लॉर्ड रिपन दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा उस समय आपके कौन थे, उस समय थे लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन, याद रखिएगा विलिंगटन, विलिंगटन, ये थे विलिंगटन थे दोस्तों, जो कि कम्युनल अवार्ड 1932 पारित किया गया था। ठीक है ना, मतलब पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया है। लिन लिथगो जो आपके अगस्त प्रस्ताव के समय थे, डलहौजी आपके व्यापक सिद्धांत से जुड़े हैं, जेम्स फोर्ड आपके द्वैत शासन से जुड़े हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट आपका सही नहीं था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। 37 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका मतलब 4-5 लोगों तो लिखा नहीं होगा, लिखा था किसने, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हमने पढ़ाया भी आपको कि झंडा गीत क्या है, आप कहेंगे झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और श्यामलाल पार्षद, क्या श्यामलाल पार्षद ने
यहाँ पर लिखा था और ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन 1 जरूर दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि विजयी विश्व तिरंगा जो झंडा गीत है वो आपके श्यामलाल पार्षद ने लिखा था दोस्तों, श्यामलाल प्रसाद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है। चलिए जवाब देना है, आंसर इनमें से क्या होगा, तो डीएनए आधारित वैक्सीन दोस्तों इनमें से जो आपका है ए नंबर ये है जायकोव डी। क्या है, जायकोव डी जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है ये होता है आपका जो कि आपका नेफेड, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इसके तहत ही दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की आपकी है दोस्तों, याद रखिए। इस ऑपरेशन में टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्दी जो नष्ट होने वाले होते हैं 22 उत्पाद, उनको भी कृषि उत्पादों में शामिल किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है, याद रखिएगा ये है आपका वित्त मंत्रालय, जिसको ऑप्शन है नंबर राइट हो जाएगा वित्त मंत्रालय। और याद रखिएगा भारत का जो वित्त मंत्रालय है ये केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर देता है। कब, जब आपका केंद्रीय बजट पेश होता है उससे पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। 41 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को, क्योंकि फ्री शिक्षा आपका है ये अभियान जो शुरू किया गया था 2001 में शुरू किया गया था, है ना। और यहाँ पर जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है वह उद्योग जो खनिजों का उद्योग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं। चलिए, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग। इन्हें क्या बोलते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। गरीब का मित्र दोस्तों बताइएगा, कंद फसलों में से गरीब का मित्र किसे कहते हैं, तो भैया ये होता है आलू, है ना, आलू। लेकिन आजकल के समय में आलू के भी दाम क्या होते हैं, आसमान छू लेते हैं, है ना। ये भी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है। ये देखो आपकी एग्जाम में बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, याद रखिए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर आपके दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली में है। अगर प्लाज्मा अनुसंधान पूछ लेता तब आप कहते गांधीनगर में है, ठीक है। अगर पूछ लेता कि प्लाज्मा अनुसंधान कहां पर है तब आप कहते भैया यहां पर गांधीनगर में। और अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान तो आप कोलकाता बता देते, ठीक है, कोलकाता बता देते। केंद्रीय वन अनुसंधान पूछ लेता तो आप देहरादून बता देते, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ अर्थात सार्क का स्थापना कब हुआ था। और ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है, हर बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो दोस्तों सार्क की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1985 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1985 में। इसमें से दोस्तों पूछेंगे इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय है आपके काठमांडू में। और इसमें से जो सदस्य हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं और आपको उसमें भारत है, लेकिन 2 देश आपके म्यांमार और चाइना इसका सदस्य नहीं है दोस्तों, और बाकी सभी आपके हैं जो पड़ोसी हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 46 नंबर में देना है जवाब, आपका आंसर है। दोस्तों पहला पॉइंट कह रहा है मैक मोहर रेखा भारत और चीन के बीच में है। मेन रहीम आपकी रूस और फिनलैंड के बीच आपकी है। मैग्नी का जो आपका हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा है ये आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। यहां तक तो बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया मैग्नी कार्ट रेखा जो दिया गया है फ्रांस और स्पेन दिया गया है। मैगी कार्ट जो रेखा है जर्मनी और फ्रांस आपका होना चाहिए, यहाँ पर फ्रांस स्पेन गलत दिया है। ये जो आपकी रेखा है वो जर्मनी और आपकी किसके बीच है, आपके फ्रांस के बीच है, ये रेखा आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा। इस कारण से गलती हो गई, ऑप्शन डी नंबर पे आपको याद रखिएगा। डूरंड रेखा तो आप जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा आप जानते हैं जर्मनी और पोलैंड, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र जो स्थित है ये आपके कहां पर है। बताना है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है। 47 नंबर लॉक किया जाए, फटाफट जवाब देना है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपकी तमिलनाडु में है। कहां पर है, आपके तमिलनाडु में। लेकिन ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं है, तब आप क्या जवाब देंगे, इनमें से कोई नहीं। और आंसर लिखेंगे क्या, आंसर लिखेंगे तमिलनाडु। क्या लिखेंगे, आपके तमिलनाडु में ये है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान है। स्थापना जो हुई थी 1971 में की गई थी दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो कि 23 जनवरी को किया गया था 2023 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और भारत के सबसे बड़े सैन्य अलंकृत परमवीर चक्र से 21 विजेताओं के नाम पर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम बताना है। आईएमपी क्वेश्चन है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। याद रखिए यहाँ पर दोस्तों आपका 49 का ऑप्शन बनेगा। ये है दोस्तों आपका MF हाइड्रा। क्या है, MF हाइड्रा, जो कि नॉर्वेजियन कंपनी है। कहां पर, नॉर्वेजियन कंपनी है, नॉर्वे की कंपनी है।
और इसने तरल हाइड्रोजन पर चलाने वाली दुनिया की पहली फेरी एमएफ हाइड्रा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगा टॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये आपके प्रशांत महासागर जो कि ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कराब से सितवनी राबू को किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और शेयर भी जरूर करिएगा, है ना, दोस्तों को शेयर भी करिएगा फटाफट जितने लोग जुड़े हैं, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक की संख्या भी बराबर बढ़ाते चलिए लगातार, और जवाब भी देते चलिएगा। कह रहे सितवनी राबू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 51 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा फिजी के। कहां के हैं, ये आपके फिजी के हैं दोस्तों, याद रखिएगा, नया प्रधानमंत्री चुना गया है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता आपके कौन हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के भैया बहुत ही जाने माने, ये पहचाने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। उप विजेता जो आपके थे वो यूनान के थे, स्टाफेनोस आपके थे, जिनको हराकर ये आपके जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। इस सीरीज आपको जो आपकी है ना, आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। इस सीरीज को बस आपको देखते रहना, आपको ये आपके लक्ष्य तक जरूर ले जाएगी। हाल ही में भारतीय संस्थान ने, किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है। तो दोस्तों ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, ये कृत्रिम हृदय तैयार किया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आईआईटी मद्रास, अगर पूछे आईआईटी मद्रास ने क्या काम किया है, तो दोस्तों आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक फ्रेंडली डिवाइस यहाँ पर शुरू किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जवाब देना है कि किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने में लक्ष्य हासिल करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 2047 तक, 2047 तक। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आपको समान विज्ञान के होंगे। कह रहा है मृदु ऊतक एक प्रकार के जो होते हैं, क्या होते हैं। मृदु ऊतक जो होते हैं ये एक प्रकार के सरल ऊतक होते हैं, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। पादप ऊतक के कई प्रकार होते हैं, है ना, पादप ऊतक में भी काफी चीजें आती हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विचारों पर, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, विचार करते हैं, क्या आंसर सही है। कह रहा है कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। फिर आपसे दिया गया है कि मशरूम बायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मशरूम जो आपके है बायोफाइट्स में ये नहीं आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। मशरूम जो होते हैं ये फंजाई जगत का पौधा है, क्या फंजाई जगत का पौधा है, तो हम तो यहाँ से इसे अलग कर देंगे। शैवाल संवहनी पौधा है, क्या दिया है, शैवाल संवहनी है। तो दोस्तों संवहनी नहीं है, फर्न जो होता है, फर्न वो होता है संवहनी पौधा होता है, अर्थात ये गलत है। थैरोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर, है ना, पौधों का शरीर जड़ तना पत्तियों से विच्छेदित नहीं रहता है। यहाँ पर आपका डी वाला हो जाएगा, अर्थात 1 और 4 इसका आंसर है राइट हो जाएगा, और 1 और 4 कहाँ पर है, बी नंबर है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है। अगर आप दूषित जल पी लेते हैं तो आपको बताइएगा कौन सा यहाँ पर रोग हो सकता है। चलिए मलेरिया मत लगाइए भाई, मलेरिया लगा देंगे तो मच्छर का क्या काम पड़ेगा। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर देखा जाए तो टाइफाइड हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में टाइफाइड नहीं है, लेकिन एक चीज और भी है, ये आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग होता है ना, जो कि हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा आपका फैलता है दोस्तों, याद रखिएगा, और इसका कारण होता है संक्रमित भोजन और पानी को ग्रहण करने से होता है। यहाँ पर दिया है दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स क्या होता है। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर बैक्टीरिया से। किससे होता है, बैक्टीरिया से। याद रखिएगा कि जो दुधारू पशु होते हैं ये इनका रोग एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। दुधारू पशुओं का जो शरीर होता है फूल जाता है, बुखार आ जाता है, और दूध की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यहाँ पर दिया है रसांकुर पाया जाता है, रसांकुर पाया जाता है दोस्तों। रसांकुर होता है किसमें, तो आपकी छोटी आंत में मिलता है। किसमें, ऑप्शन सी छोटी आंत में होता है, मतलब आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है, और इलियम होता है, और छोटी आंत के इलियम में ही रसांकुर पाए जाते हैं। हमने बताया था भोजन का सबसे ज्यादा जो स्वांगीकरण होता है वो छोटी आंत में होता है। यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया गया है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। कह रहा है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में, तो दोस्तों ये होता है कोशिका के द्रव्य भाग में, कोशिका के द्रव्य भाग में होते हैं। संपूर्ण कोशिका श्वसन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, एक होता है वायवीय श्वसन होता है, और दूसरा होता है अवायवीय होता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िएगा, कह रहे हैं जब फाइब्रिनोजन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। आपके बॉडी में दोस्तों फाइब्रिनोजन होने से आपका रक्त जब क्या होता है, कटता है, तो उस समय क्या होता है, उसको पकड़ लेता है, अर्थात उसको जमा देता है फाइब्रिनोजन प्लाज्मा। तो दोस्तों ये जब अलग होता है तो फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा जो होता है उसे कहते क्या है दोस्तों, इसे कहा जाता है सीरम। क्या कहते हैं, सीरम कहा जाता है, सीरम। अभी आपने एक देखा था कि कोरोना के काल में दोस्तों क्या चल रहा था,
उस समय प्लाज्मा नहीं सीरम ही चढ़ता था। मतलब आपकी बॉडी से जो ब्लड होता है उसमें से जो सफेद वाला भाग होता है वही सीरम होगा, और वो सीरम का ही प्रयोग होता था जो कि बॉडी की एनर्जी के रूप में डोज के हिसाब से दे रहे थे। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। दोस्तों साइंस की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोजन होता है ये स्त्री हार्मोन्स होता है ना। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर 62 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर भैया ऑप्शन आपका ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भैया ये अंडाशय से आता है। क्या अंडाशय से? क्यों? क्योंकि भैया ये मादा हार्मोन्स होता है और यह हार्मोन्स मादा लैंगिक अंगों का विकास करता है, मादा लक्षणों का विकास करता है, मासिक चक्र का नियंत्रण करता है, गर्भ अनुकरण में सहायक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो आपका डी ई है इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, क्योंकि ये महिला से रिलेटेड आपका हार्मोन्स है। यहाँ पर दिया है कि नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोग से क्या बनता है। दोस्तों याद रखिए कि नर युग्म और मादा युग्म के संयोग से जो बनता है वो क्या बनता है, शुक्राणु होता है, अंडाणु होता है, जाइगोट होता है या बीजाणु होता है। यहाँ पर जवाब देना है, आप आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा। चलिए तो दोस्तों 63 की अगर आप लोग जवाब देंगे बी नंबर है तो आप बताइएगा नर युग्म और मादा युग्म में अंतर तो है ही, आप जानते हैं, इतना जानते हैं नर युग्म और मादा युग्म। अगर अंडाणु की बात करें तो अंडाणु तो आपके मादा युग्म में होते हैं, शुक्राणु होते हैं नर युग्म में। तो हम लोग भैया ना तो शुक्राणु लगा सकते हैं ना ही तो आपका अंडाणु लगा सकते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा कि इनके संयोग से होता है, इसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? इसे जाइगोट कहा जाता है दोस्तों, जाइगोट कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। आपने पढ़ा तो होगा ही होगा दोस्तों, बताना है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती? 7 होती है दोस्तों, याद रखिए 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना, ऐसी चीजें होती हैं तो मूल राशियां 7 होती हैं जो कि स्वतंत्र होती हैं। अगला है कौन सी कथन असत्य दिया गया है, कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है दूरी में केवल परिमाण होता है। भाई बताइएगा कि दूरी में क्या परिमाण होता है। तो दोस्तों वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। बल विस्थापन, है ना, तो विस्थापन की दर को वे कहते हैं। अर्थात दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर गलतियां तो कई पॉइंट आपके मिल रहे हैं, यहाँ पर इनमें से एक से अधिक गलती आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो बल क्या कहलाएगा। मतलब कोई वस्तु है अगर उसमें कोई बल लगा देते हैं और कोई भी त्वरण नहीं होता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित कहते हैं, क्योंकि अपनी जगह से ये तो आपका हटा ही नहीं है। जब नहीं हटा है तो आप कहेंगे ये है आपका संतुलित बल। आगे बढ़िएगा कि यदि कोई वस्तु किसी, है ना, क्या, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में से डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। यदि कोई वस्तु क्या हो गई, द्रव में डूब गई, और जब द्रव में डूब जाएगी तो याद रखिएगा कि वस्तु का भार उत्प्लवकता से अधिक होगा, तभी तो भागेगा, तभी तो भैया वो डूबेगी कि नहीं। वस्तु का जो भार था वो उत्पादन बल जो आपका लग रहा था उससे अधिक हो गया है, तभी वो डूब गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश कहां जाता है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम से जाता है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव हो सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, सघन से विरल मतलब पास पास से, जब यहाँ पर कह सकते हैं कि विरल माध्यम में मतलब दूर दूर माध्यम में जाती है। अगला दिया गया है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण अर्थात रंग सबसे कम विचलित होता है, और सबसे कम विचलित होता है कौन? ये होता है लाल रंग। और सबसे ज्यादा विचलित होता है कौन? आपका बैंगनी रंग होता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में से क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर चालक की लंबाई, है ना, क्या, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया आप कहेंगे कि यहाँ पर भैया उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है कि विद्युत धारा के लगातार प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, और चालक की लंबाई और प्रतिरोध में सरल संबंध होता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चालक की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का मान भी घट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बायल और चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। भैया अगर बायल और चार्ल्स को अगर मिला देते हैं, अर्थात बायल्स और चार्ल्स के नियम को मिला दिया जाए तो बन जाता है गैस समीकरण। क्या बन जाता है? गैस समीकरण बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्र के जल से नमक को किस विधि के द्वारा निकाला जाता है। समुद्र के जल से नमक को किस विधि के द्वारा निकालते हैं, तो क्या होता है कि क्यारियां बना देते हैं और छोटी छोटी क्यारियां बन जाती हैं, जो आपका पानी होता है धीरे धीरे वो वाष्पित हो जाता है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। एक्वारेजिया आपने सुना होगा दोस्तों, जो कि आपके दोस्तों देखा जाए तो एक्वारेजिया में दोस्तों याद रखिएगा इसमें क्या होता है, सोना घुल जाता है। ठीक है ना, मतलब देखा जाए तो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे प्लेटिनम हो, चाहे नोबेल धातुएं हो, वो सब गलाने में ही क्षमता रखता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बनेगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
अब इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब क्या है, इनमें से मतलब ये हुआ कि एक्वा रेजिया अथवा अम्लराज में HCl होता है, क्या होता है, HCl होता है, और क्या होता है, HNO3 होता है, HNO3 होता है। HCl का जो मात्रा होती है वो 1 होती है, HNO3 की होती है 3 होती है, 1:3 का अनुपात होता है, उसे एक्वा रेजिया या कैसे अम्लराज कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विद्युत का सुचालक अधातु कह रहा है, विद्युत का सुचालक अधातु, भैया आपका जो ग्रेफाइट होता है ना, ये विद्युत का सुचालक अधातु है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, आधात में आता है लेकिन क्या है, सुचालक है। यहाँ पर अगला दिया गया है एक द्रव अधातु, क्या, एक द्रव अधातु, द्रव के रूप में ये अधातु होती है जो आपकी ब्रोमीन है, कौन है, जो ब्रोमीन है ये एक द्रव के रूप में होती है लेकिन क्या है, अधातु है, और इसकी स्थिति देखा जाए तो आवर्त सारणी के हैलोजन वर्ग में आपकी आती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पिच ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, पिच ब्लेंड जो है किस धातु का अयस्क है, तो दोस्तों याद रखिए ये होता है यूरेनियम का, किसका, यूरेनियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, रेडियो सक्रियता की जो खोज किया वो किसने किया था, दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे हेनरी बेकरेल, कौन है, हेनरी बेकरेल, यहां पर आंसर जो आपका है यहां पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़िएगा कि भारतीय संसद में क्या दिया है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, मतलब दोस्तों देखा जाए जो आपकी संयुक्त बैठक है इसका प्रावधान जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं लेकिन अध्यक्षता जो करता है वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्लियर है। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, अगर राज्यपाल को पद की शपथ दिलाना है तो भैया हाईकोर्ट का जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, यहां पर ऑप्शन बनेगा, यहां पर नंबर है राज्यपाल, मतलब राज्यपाल को जो राज्यपाल होता है इसको शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे नियुक्ति कौन करता है तो भैया राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो दोस्तों ये देखिए आपका जो 73वें नंबर का संविधान का संशोधन हुआ था उसमें से ही पंचायती राज व्यवस्था यहां पर दी गई थी। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो आपकी है प्रस्तुत करनी होती है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहां पर राष्ट्रपति, क्या, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट जो होती है प्रस्तुत करना पड़ता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई है, भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई है 82 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखिए 1935 का जो अधिनियम था वहां पर देखा जाए तो भारत में प्रांतों की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था और प्रांतों से क्या हो गया था, मुक्त कर दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानून मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, मतलब दोस्तों 83 नंबर का जो ऑप्शन सी है अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर विचार करेगा, ये अपीली क्षेत्राधिकार में होगा। अगला दिया गया है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या जो होता है कौन होता है, याद रखिए भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या यहां पर जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, दोस्तों 85 नंबर में, याद रखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, आप कहेंगे सर राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, कह रहे हैं महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, पीसी महालनोबिस हमने बताया था, पीसी कैसे, दोनों हाथ से पीसी और दोनों हाथ से मतलब हो गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखम दुखम पर थी और चौथी जो आपकी थी वो गाडगिल मॉडल पर आपकी आधारित थी। यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या या जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, और भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों देखा जाए तो आपके आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा यहां पर दोस्तों ए नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भैया 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 90% है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान आपका है, तो दोस्तों 15.24% आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, अगर दोस्तों देखा जाए कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए चावल का उत्पादन, तो ये जो होता है कहां पर, याद रखिएगा आपके पंजाब में होता है, पश्चिम बंगाल मत लगाइएगा, आपको लगाना है पंजाब में। प्रति हिसाब से आपका गेहूं का उत्पादन भी आपके पंजाब में ही होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, दोस्तों याद रखिएगा पंजाब में उत्पादन बहुत होता है, बस जगह कम है इस वजह से।
यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। जिम कार्बेट कहाँ मिलेगा, आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में मिलेगा, मध्य प्रदेश बांधवगढ़ हो जाएगा। दम्फा जो आपका है मिजोरम में है, ठीक है ना, और रणथंभौर जो आपका है वो आपके राजस्थान में है। इस प्रकार से आपका आंसर है यहाँ पर बन जाएगा 3 4 2 1 आपका आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न से किन क्षेत्रों में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पश्चिमी घाट में, हिमालयी क्षेत्र में और मेघालय में होती है। सिंपल सी बात, हमने आपको पढ़ाया था कि केरल से मानसून जाता है, मेघालय में भी बारिश करता है, क्योंकि यहाँ पर 3 पहाड़ियां मिल जाती हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिंग ऑफ फायर का अभिप्राय क्या है। रिंग ऑफ फायर दोस्तों याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या है, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी आते हैं, और यहाँ पर हमेशा क्या है, धुआं और ज्वालाएं लपटाएं जलती रहती हैं। इसलिए दोस्तों ये घोड़े के नाल के आकार में फैला हुआ है ना। ये जो रिंग ऑफ फायर है ये घोड़े के नाल के आकार में फैला हुआ है, और विश्व के अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा दोस्तों याद रखिएगा कि आपके 13 देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है। कौन सी ठंडी जलधारा है, यहाँ पर आंसर देना है। तो ठंडी जलधारा में दोस्तों देखा जाए तो महासागरी धाराओं में नदी के प्रवाह के समान होती हैं, और एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक आपकी जाती हैं। ये आपके इनके देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से अधिक, मतलब एक से अधिक। कुल मिला के देखा जाए तो भैया याद रखिएगा कि ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न की ओर चलती हैं, और इन जलधाराओं का जो तापमान होता है मार्ग में आने वाले जल के तापमान से क्या होता है, कम होती है। ठंडी जलधाराएं हैं जैसे कि दोस्तों आपका होता है कौन, यहाँ पर दोस्तों हम्बोल्ट धारा हो गई, पेरुवियन धारा हो गई, लेब्राडोर की धारा हो गई, कनारी धारा हो गई, फाकलैंड धारा हो गई, ग्रीनलैंड धारा हो गई, वेंगुला धारा हो गई। ये सब क्या है, ठंडी जल धारा। तो इसमें से काफी ऑप्शन मिल रहे हैं, है ना। तो इसलिए ऑप्शन की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दोस्तों कैस्पियन सागर में ये जो आपका है अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान, लेकिन दोस्तों आपका इराक है ना, इराक ये आपका कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों याद रखिएगा इसमें से रूस है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान शामिल है। कुल मिला के 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा लंबाई और क्या कह रहा है, किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल से दोस्तों देखा जाए तो भैया आपके ये जिला कहाँ के हैं, ये जिला शायद आपके बिहार के हैं, और ये बिहार में से देखा जाए जो पूर्णिया जिला है इसकी जो आपकी रेखा है वो पश्चिम बंगाल से सबसे कम लगती है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं। सर्वाधिक पायराइट की अगर बोला जाए तो मूर्खों का सोना कहते हैं। याद रखिएगा पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, जिसमें से लौह और गंधक का यौगिक होता है, और इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। दोस्तों आपका आंसर ए हो जाएगा, ये आपके बिहार में मिलता है। दोस्तों बिहार में मिलता है पायराइट या मच्छी का। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये आपका पड़ता है गोपालगंज में। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग दिया है, हमने पढ़ाया था जलमार्ग में कि आपके कोलकाता से लेके मतलब हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक है, मतलब ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, आपका आंसर राइट हो जाएगा। और ये सबसे लंबा वाटर हाईवे है, अर्थात 1620 किलोमीटर आपका है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दिया है शून्य रेखा कहलाती है। दोस्तों शून्य रेखा जो आपकी है, शून्य रेखा हमने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से कभी पढ़ा हो आप लोग जवाब जरूर देंगे इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे कि जो शून्य रेखा होती है वो किसके किसके बीच आपकी जाती है। सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करेगा। सभी लोग कमेंट करें भाई जल्दी से, शून्य रेखा किसमें जाती है। 100 नंबर का ऑप्शन क्या होगा। हमने बताया था कि चाइमाई वाली जो होती है, मतलब आपके देखते हैं कि मैकमोहन रेखा वो चाइना वाली हो गई, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान की हो गई, रेड क्लिफ रेखा ये आपके भारत पाकिस्तान की हो गई। लेकिन एक शून्य रेखा भी होती है, और शून्य रेखा जो आपकी जाती है दोस्तों याद रखिएगा कि ये है आपकी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। हमने त्रिपुरा और बांग्लादेश बताया था, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नहीं बोला है, आपको बताया था कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच आपकी रेखा जो होती है वो है आपकी शून्य रेखा। दोस्तों याद रखिएगा भारत के साथ नहीं बताया है, आपको बताया था त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर याद रखिए डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बताना है कि कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना जो किया था वो आपकी किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन लॉक किया जाए।
दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। कौन थे? याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष। इन्होंने दोस्तों याद रखिएगा कि कलकत्ता में आपकी इंडियन लीग की स्थापना किया था। यहाँ पर कब? तो आपके 1875 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। देखो ये क्लास हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट तरीके से सोल्व कराएंगे, ठीक है ना। डेली क्लास होती है और आप लोगों को और थोड़ा फास्ट यहाँ पर आपको सोल्व करना है ताकि और जल्दी से जल्दी कवर करना है, क्योंकि पूरे आपके 100 क्वेश्चन आपके हैं, है ना। और 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको 30 हिस्ट्री के होंगे, फिर ज्योग्राफी होंगे, करंट अफेयर भी होगा, विज्ञान भी होंगे। थोड़ा फास्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली शुरू की थी? इजारा प्रणाली की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये थे ऑप्शन आपका डी नंबर जहांदार शाह। क्या? जहांदार शाह ने शुरुआत की थी। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वित्तीय संबंधी सुधार के लिए, क्या पैसे संबंधी सुधार के लिए या वित्तीय संबंधी सुधार के लिए इजारा प्रणाली शुरुआत हुई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। एक पुस्तक आपकी 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या देखिएगा, सुरेंद्रनाथ सेन। कौन है? सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा 1857 की क्रांति पर आधारित ये पुस्तक है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। बताइएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था 7 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, डेट याद रखिएगा 2 नवंबर 1929। क्या? 2 नवंबर 1929। अगर ऑप्शन में है तो आप लगाइए, नहीं तो आपको ऑप्शन यहाँ पर अलग से दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जो जारी किया गया था 2 नवंबर 1929 को जारी किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बताइएगा कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 का जवाब देना है और 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपके डी के कर्वे। कौन है? डी के कर्वे दोस्तों आपके प्रोफेसर हैं और इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कहां पर हुई थी। बताइए कब हुई थी और कहां हुई थी। जो महात्मा गांधी हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं, इनकी पहली मुलाकात जो थी वो आपकी कहां पर हुई थी। जवाब दीजिएगा। 9 का ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर लखनऊ अधिवेशन में। कहां हुई थी? लखनऊ अधिवेशन, जो कि आपका 1916 है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। वहां पर एक चारबाग है ना, चारबाग स्टेशन है, चारबाग स्टेशन पर आपका मुलाकात हुई थी 26 दिसंबर 1916 को। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए भैया जवाब देना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब फटाफट जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो 10 नंबर का ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है ना। और यहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा कई आपके पुस्तकें हैं, जैसे आपका चंपारण सत्याग्रह, आत्मकथा, भारत का विभाजन, आजादी के बाद काफी पुस्तकें हैं। अगला दिया गया है कि भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों बताना है कि संवैधानिक सुधारों पर जो श्वेत पत्र है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों ये था आपका साइमन कमीशन। ऑप्शन डी हो जाएगा, साइमन कमीशन आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। बताइएगा कि सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार किया और परिपूर्ण किया था। तो दोस्तों ये थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली कोई ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में से किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। हंटर कमीशन जो आपका है ना, जवाब देना है। कुछ क्वेश्चन कठिन होंगे, परेशान मत होना है, ठीक है ना। यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र पर विशेष बल देती है। तो हंटर कमीशन दोस्तों देखिए सी नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। आपकी प्राथमिक शिक्षा किस पर है, प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। बताइएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आपका कब शुरू किया गया था, जवाब देना है। अब जब ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो कहीं कठिन और कहीं सरल तो मिलेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। जब ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कहीं सरल और कहीं कठिन तो मिलना ही मिलना है। दोस्तों देखिए महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1930, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद देखिएगा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अन्य लोगों के साथ ये आपके पैदल निकल लिए थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। अब दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है ना, उसमें से गांधी जी भाग भी लिए थे। अब कह रहा है कि भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय था यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन। कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। देखो एक क्वेश्चन आपको तो यहीं से आपको मिलना है ना, एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से ही मिलना है। ठीक है भैया, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए, है ना, क्योंकि आप लोगों से अगर नहीं बोला जाता है तो आप लोगों को शायद भूल भी जाते हैं कि नहीं हाँ भैया मेहनत कर रहे हैं सर, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो भैया कम से कम सपोर्ट भी कर देना चाहिए। क्या आप लोगों को जीएस वगैरह अच्छी नहीं लगती है क्या? अगर जीएस अच्छी नहीं लगती है तो पढ़ाई बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि बिना जीएस और बिना करंट अफेयर के तो जीवन उद्धार होगा ही नहीं, है ना। इससे अच्छा है कि ठेलिया में फुल्की लगा के बेच लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं और हम भी डेली क्लास में हर क्लास में मेहनत करने के लिए आते हैं, तो भाई जितने लोग जुड़े हैं तो कम से कम इतना तो ध्यान दिया करें कि नहीं हाँ
क्लास में है और अगले को भी मोटिवेट रखना है। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहे कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अब यहाँ अगर बोला जाए खिलाफत आंदोलन, तो भाई खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। अगर पूछे गांधी इरविन समझौता, ये 31 में हुआ था। कब? 31 में हुआ था। साइमन कमीशन की बात करें तो 1928 में आया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अब आप देख पाएंगे कह रहे सबसे पहले हुई तो कौन? लखनऊ वाला आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा छुआछूत संबंधी जो आपका है वो आपके महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की, अर्थात कह सकते हैं इसके लिए एक लीग की स्थापना भी किया था, है ना। और उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन भी प्रकाशित किया था 1933 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भू आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? लाजवाब क्वेश्चन है, भू आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है, थोड़ा फास्ट जवाब देना है दोस्तों। 18 नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपके विनोबा भावे। क्या है? विनोबा भावे दोस्तों आपको याद रखिएगा, जिन्होंने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हरिजनों ने उनसे जीवन यापन करने के लगभग 80 एकड़ जमीन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था, है ना। तो भू आंदोलन एक कह सकते हैं भूमि का उपहार आंदोलन है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह, ये नौसेना विद्रोह हुआ था आपकी 1946। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 18 फरवरी 1946 को हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? कौन सा कथन है असत्य दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है। तो चलिए पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराय स्थल आपका मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग के चित्रकार थे, ये गलत दिया है ना। याद रखिए बर्तनों में केवल काले रंग थे, गलत है, क्योंकि काले और लाल रंग दोनों का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का प्रयोग जो हुआ है सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद में हुआ था। किसमें? ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा ऋग्वेद में। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? बताएगा कि पाटलिपुत्र से वैशाली जो राजधानी स्थानांतरित किया वो किसने किया? दोस्तों यहाँ पर ये जो आपके हैं शिशुनाग, कौन है? जो आपके शिशुनाग है दोस्तों, याद रखिए शिशुनाग ने क्या किया था कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? गुप्त काल के समय अदालत की भाषा, हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया है, बताया था कि गुप्त काल में संस्कृत भाषा को प्रायिकता मिली थी, है ना, यही आपकी चलती थी। तो ऑप्शन बनेगा नंबर है संस्कृत, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन चयन करना है। मतलब हर्षवर्धन का प्रशासन के बारे में आपको जानकारी अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर में आपसे कह रहा है कि राजा अंतिम न्यायाधीश होता था, बिल्कुल पहला पॉइंट सही है। फिर दिया गया है उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी आपका सही दिया गया है। कह रहे सती प्रथा प्रचलित नहीं थी दोस्तों, ये गलत दिया है, क्योंकि भैया हर्ष काल में भी आपकी सती प्रथा प्रचलित थी दोस्तों, याद रखिएगा। उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका है सी नंबर वो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? चलिए बताइएगा कि प्रथम मानव जीवाश्म जो है वो भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है 25 नंबर में? तो दोस्तों ये है आपका नर्मदा नदी, जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर सी नंबर। बहुत ही अच्छी बात है ना। देखा जाए तो नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। क्या? विश्व की सबसे प्राचीन घाटी नर्मदा घाटी को माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म के जो साक्ष्य मिले हैं ये इसी नदी घाटी से प्राप्त हुए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो दोस्तों याद रखिए ये है आपके शूद्रक। कौन है? शूद्रक हो जाएंगे, याद रखिए शूद्रक आपका आंसर राइट हो जाएगा। और शूद्रक का वास्तविक नाम था इंद्रगुप्त। क्या नाम था? इंद्रगुप्त, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? गुजरात में जो चालुक्य वंश है उसकी स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कौन? ये है आपके मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम, वहीं पर एक पॉइंट हमने बताया था भीमसेन द्वितीय या मूलराज द्वितीय। तो भीमसेन जो द्वितीय था उसने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था, है ना। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। मूलराज प्रथम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, नायनार कौन थे? नायनार जो थे वाकई कौन थे? यहां पर 28 नंबर में नायनार जो थे वाकई कौन थे? दोस्तों 28 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर दोस्तों शैव, है ना। क्या थे? ये आपके शैव धर्म के उपासक थे, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। भगवान शिव और उनके अवतारों के बारे में समर्पित यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों बताना है कि जिल ए इलाही, जिले इलाही, है ना, जिले इलाही की उपाधि धारण किया था किसने? तो दोस्तों ये देखा जाए गुलाम वंश में देखा जाए सबसे महान शासक आपका रहा है, चहलगामी को भी समाप्त कर दिया था। ये भैया आपका बलबन है। कौन है? बलबन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसने सीधा और पैबोज, है ना, जो कि फारसी रीति रिवाजों में चलता था। नवरोज त्योहार जो आपका है फारसी नववर्ष के रूप में, इसको भी यहाँ पर शुरू किया था। काफी ऐसी चीजें उन्होंने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई, टाइम नहीं है बिल्कुल से, आपको फास्ट यहाँ पर तरीके से आपको जवाब देना है। कब तक आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, फास्ट आपको आंसर देखना है और जवाब देना है। बताइएगा कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था?
तो भैया ये गुलाम वंश का अगर बात करते हैं तो ये था आपका शमसुद्दीन या कैकवाद जिसे बोलते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर कैकवाद इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। जो आपका गुलाम वंश था तो ये 1206 से 1290 तक चला था, है ना। और इसमें शासन करने वाला पहला जो आपका शासन था वो गुलाम वंश था, है ना। और इस वंश का अंत हुआ तब आपका फिरोज शाह खिलजी ने दोस्तों इसको यहाँ पर खत्म करके यहाँ पर कह सकते इसको हटा दिया था और इसके बाद गद्दी पर बैठे तो बी नंबर हो जाएगा। अगला है औरंगजेब के आदेश पर किस गुरु को फांसी दी गई थी। देखिए ये अच्छी बात है कि आप लोगों को देखिए जवाब बहुत जल्दी आ गया है ना। यहाँ पर दोस्तों गुरु तेग बहादुर जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है, जो आपके 9वें नंबर के आपके गुरु थे, है ना। ये अंग्रेजों और सिखों के खिलाफ थे कहीं ना कहीं देखा जाए, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ औरंगजेब ने यहाँ पर फांसी की सजा सुना दी थी। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अब देखिए खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध सबसे पहले हुई थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो पहले बाबर ही आया था, बाबर के बाद हुमायूं आया था, तो भैया यहाँ पर चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई को तो हटा देते हैं। अब यहाँ पर खानवा का युद्ध और फिर आपका घाघरा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि ये 1526 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है आगे बढ़ेगा। कह रहा है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस फिल्म को, तो भैया आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी नंबर है, ये है आपका RRR, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आपका चुना गया है द कश्मीर फाइल को, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है RRR को, बेस्ट एक्टर चुना गया है रणवीर कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस जो चुना गया है आलिया भट्ट को चुना गया है। ये 4 पॉइंट आपको रट लेना है और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है किस IIT संस्था द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। जो समुद्र में आपकी आती है क्या, यहाँ पर लहरें आती हैं, उनसे क्या होगा, बिजली बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका जो दिया गया ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर बताइए इनमें से कोई नहीं है तो कौन होगा, नासा। याद रखिएगा नासा के द्वारा, याद रखिएगा नासा और इसरो के द्वारा, नासा और इसरो के द्वारा ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का शुरुआत की गई थी। सॉरी यहाँ पर IIT मद्रास होगा भाई, है ना। ये जो आपका है IIT मद्रास, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्टर वाली बात हो रही है। IIT मद्रास जो आपका है IIT मद्रास इसने विकसित किया है। ठीक है IIT मद्रास जो आपका है उसने विकसित किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जो दिया गया है कह रहे उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया है दोस्तों 35 नंबर में, तो आपका ये है आपका ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा नासा और इसरो द्वारा एक विकसित किया गया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, कौन है उसका नाम है निसार। याद रखिए इसकी बात हो रही थी, है ना, ये इसकी बात हो रही थी निसार। तो यहाँ पर क्या होगा, निसार जो आपका है आंसर बन जाएगा, निसार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 36 नंबर में, तो 36 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था और भारत ने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए इस मैच में दोस्तों इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। किसको हराकर, इंग्लैंड को। और इंग्लैंड जब ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ई नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। बताइएगा किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका आलिया मीर। कौन है, आलिया मीर दोस्तों, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के हैं, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 है, ये बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया गया है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता आपसे कि संगीत कला निधि 2023 वाला पुरस्कार ये बॉम्बे श्री को दिया गया है, वहीं पर वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 है ये आलिया मीर को दिया गया है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों इसको कई बार हमने पढ़ाया भी है। एरो इंडिया का जो 14वें नंबर का संस्करण हुआ है और ये आयोजन हुआ है आपके बेंगलुरु में, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया। दोस्तों याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन के रूप में किसे चुना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 39 नंबर में ये है आपके मैथिली ठाकुर थे। ठीक है मैथिली ठाकुर यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। बताइएगा कि भीषण ऊर्जा संकट के बीच दोस्तों देखा जाए राष्ट्रीय आपदा जो घोषित किया है ये कौन सा देश है। तो ये देश है आपका दक्षिण अफ्रीका है। कौन है, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। वहां के जो राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा, है ना, उन्होंने देश में भीषण बिजली संकट के कारण, किसकी वजह से, बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है। तो दोस्तों ये आपके मुंगेर जिला में है। ये भारत का दूसरा और बिहार का ये पहला वानिकी कॉलेज है जो कि आपके मुंगेर में खोला गया। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग द्वारा क्या है, नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का जो स्तर है वो आपका सर्वाधिक है। तो दोस्तों बहुआयामी निर्धनता जो आपकी है दोस्तों इनमें से क्या होगा, तो भैया ये बिहार हो जाएगा, बी नंबर बिहार हो जाएगा। ठीक है ना।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो भैया उत्तर प्रदेश में आपकी जो है वो 37 दशमलव लगभग आपकी 37 लगभग 37% है, लेकिन बिहार में 51% लगभग आपकी है, ठीक है ना। और दूसरा नंबर जो आपका आता है वो झारखंड का नंबर है आपका दूसरा है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान क्या है, क्या दिया है, ईदान पुरस्कार, ये किसे प्रदान किया गया है। ईदान पुरस्कार ये शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान आपका है। और दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ये आपके कौन है, रुक्मणी बनर्जी, कौन है, रुक्मणी बनर्जी दोस्तों याद रखिएगा। ये आपकी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन सीईओ आपकी हैं रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा के विकास के लिए विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है CAA चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है। चलिए चेरिंग मेकर नामक जो आपका है ये शुरुआत की गई है आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से। किसे, राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तरुण भारत संघ नामक समूह जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक जो समूह है ये संबंधित है वह दोस्तों याद रखिएगा जो आपकी पुरानी झीलें हैं उनको पुनः निर्मित करना है, और पुनः निर्मित करना है इसी के लिए यहाँ पर तरुण भारत संघ नामक एक समूह आपका है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका गठन 1975 में करवाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा ये जो आपका गठन है। अगला दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत बार आपने पढ़ा भी है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों आपके है ऑप्शन बी नंबर, रोम पे है। कहाँ पर है, रोम, जो कि ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपके दोस्तों याद रखिए 16 अप्रैल 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था, है ना। हमने आपको यहाँ पर देखा जाए स्पेशल वाली क्लास में है, हर एक मॉडल पेपर जैसे होते हैं उसके लास्ट में भी हम आपको पढ़ा देते हैं और ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो कि पुरुष में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये भैया है आपके रॉबर्ट पेरी, है ना। रॉबर्ट पेरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर महिला पूछ लेता तब, महिला पूछ लेता तो कैरोलिन मिकल्सन, कैरोलिन जो मिकल्सन है ये महिला है, याद रखिए, जो पहली बार इसमें से आपके पहुंची थी। पुरुषों में आपके रॉबर्ट पेरी और महिलाओं में कैरोलिन मिकल्सन पहुंचे थे। क्लियर है, कुछ मिला होगा तो आपको लगा होगा कि यहाँ सर ने जो पढ़ा दिया वहां से क्वेश्चन आपका बना ही बना है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। दोस्तों पौधे के द्वारा जो प्रकाश होता है उसका अवशोषण बहुत जल्दी करते हैं, वो नीला और लाल रंग होता है, ठीक है। नीला और लाल रंग जो ऑप्शन है सी नंबर है, नीला और लाल रंग। अर्थात पौधे में जो क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, एक क्लोरोफिल का जो रंग होता है हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में से लाल और नीला रंग तेजी से अवशोषित कर लेते हैं। अगला दिया गया है कि पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है किस रूप में होता है। पौधों की जो कोशिका होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है वो स्टार्च में होता है। किसमें, स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर जंतुओं की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय कहाँ होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। पौधों की कोशिका की जो होती है वो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट जो कार्य होता है ये क्या होता है, इसका कार्य पूछा गया है। तो दोस्तों इसका कार्य होता है क्या, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य संग्रहण में सहायक होता है, ठीक है। ये खाद्य संग्रहण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। हरे पादप में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, याद रखिएगा, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली जो आपकी पेशी है वो आपकी कौन सी है। मूत्राशय में पाई जाने वाली जो पेशी होती है दोस्तों होती है अरेखित पेशी होती है। क्या होती है, अरेखित पेशी होती है। याद रखिएगा जंतुओं में पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अरेखित पेशी, एक होता है रेखित पेशी और एक होता है हृदय पेशी होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाए, आपका नंबर है। अगला दिया गया है टोकोफोराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। चलिए जवाब देना है, टोकोफोराल जो आपका है किसका रासायनिक नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ई नंबर बनेगा। क्या बनेगा, ई नंबर। क्यों, क्योंकि जो विटामिन ई है, विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से देखा जाए तो जनन जो क्षमता होती है ये प्रभावित होती है। अगर आप लोग हरी पत्तियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति खाते हैं तो विटामिन ई का भरपूर आपके बॉडी में यहाँ पर भंडार रहेगा। अगला दिया गया है एड्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। बताइएगा एड्स रोग जो होता है किसके कारण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा एड्स रोग होता है HIV वायरस के द्वारा होता है, HIV वायरस इसका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की आमाशय की दीवार में स्रावित होता है, मनुष्य की आमाशय की दीवार में जो स्रावित होता है वो क्या होता है। दोस्तों 55 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर जठर रस होता है। क्या होता है, जठर रस जो होता है ये आमाशय की दीवार से स्रावित होता है। और जठर रस में क्या क्या मिलता है, तो आपके HCl होगा, पेप्सिनोजन होगा, रेनिन भी होगा, लाइपेज होगा, ये आपके यहीं से आपके निकलते हैं आमाशय से, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है। दोस्तों किडनी होती है ना, मतलब जो किडनी होती है तो आपका जो उसमें बोलते हैं वृक्क, अर्थात दोस्तों इसकी क्रियात्मक जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आपकी जो किडनी होती है ना, देखा जाए
तो आपकी किडनी में 10 लाख से ज्यादा छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, उन्हीं से क्या होता है क्षमता रहता है, धीरे धीरे से मूत्र जैसे वगैरह होता है और जो छोटे छोटे कण होते हैं वहां पर फंस जाते हैं ना। तो यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन आपकी होती हैं। और न्यूरॉन जो आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है, न्यूरॉन जो आपकी है ये दोस्तों आपकी सबसे लंबी कोशिका आपकी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र के द्वारा माप सकते हैं? उड़ते हुए विमान की जो ऊंचाई है वो किस यंत्र के द्वारा माप सकते हैं? आप आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है, 57 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जितने विशेष शेयर नहीं है, पढ़ने में मजा आता है, कुछ सीखने को मिलता है और इस सीरीज के माध्यम से आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। तो लाइक शेयर की भैया संख्या भी लगातार बढ़ाते रहिए जितने लोग जुड़ रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है 57 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है अल्टीमीटर। क्या होता है? अल्टीमीटर होता है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दोस्तों देखो और भी चीजें हैं, जैसे आपका अल्टीमीटर तो भैया आपका ये हो गया, लेकिन अगर आप पूछे अमीटर, अमीटर होता है विद्युत धारा की तीव्रता। यहाँ पर बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब मापता है। कैलोरीमीटर जो होता है ऊष्मा की मात्रा मापता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जो अर्थ है क्या होता है? कह रहा है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत मतलब होता है, याद रखिएगा, कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को तो ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में कर लेते हो, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में कर लेते हो, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाइए। यहाँ पर बताना है कि जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है इसके मध्य आपको बताना है कि क्या संबंध होगा 59 में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है C/5 F-32/9। यहाँ पर के जो आपका आंसर बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अगर अचानक गिरावट आ जाए, ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर वायु दाब मापी है और उसके पाठ्यांक में रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आ रही है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि भयंकर तूफान आने वाले हैं, अर्थात तूफानी मौसम आपका आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर सभी पॉइंट समझ लीजिएगा कि वायु दाब मापी का जो पाठ्यांक है और बदलाव में जैसे क्वेश्चन बनता है कि धीरे धीरे अगर पाठ्यांक गिरता है, क्या अगर धीरे धीरे पाठ्यांक गिर रहा है इसका मतलब वर्षा की संभावना है। क्या है? वर्षा की क्या है? संभावना है। अगर धीरे धीरे आपका पाठ्यांक गिरा है, अगर अचानक से गिरता है तो आंधी तूफान की संभावना है, और धीरे धीरे ऊपर उठना मतलब होता है मौसम साफ होना। ठीक है ना, इन चारों पॉइंट को याद करिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में आरोही क्रम आपको बताना है। दोस्तों हमने बताया था सबसे ज्यादा आपके ठोस में, फिर द्रव में, फिर आपकी गैसीय माध्यम में। मतलब देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आपकी निगाह आपकी बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, चील की तरह हो चाहिए, बिल्कुल चील की तरह कि क्वेश्चन में आंसर आपका दिख क्या रहा है, ऐसी तैयारी करना है गजब की। अगला है विद्युत का उत्तम चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? हमने बताया था चांदी होती है। क्या होती है? चांदी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, चांदी की प्रतिरोधकता होती है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर। ठीक है, उत्तम चालक है। अगला दिया गया है सिल्वेनाइट निम्न से किसका अवयव है? क्या दिया है? सिल्वेनाइट निम्न से किसका अवयव है? 63 नंबर में। तो सिल्वेनाइट होता है दोस्तों आपके सोना का। किसका होता है? सोना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपके नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये सिल्वेनाइट जो होता है कैल्वेनाइट का भी होता है, सिल्वेनाइट दोनों ही सोने के आपके हैं। मतलब जो सिल्वेनाइट है और आपका कैल्वेनाइट है, ये दोनों सोने के ही आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से जो शुष्क बर्फ होती है ये होती क्या है? हमने बताया था भैया कि यहाँ पर ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षकों की जो संख्या होती कितनी होती है? किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों, याद रखिए 7। कितनी होती है? 7 होती है, याद रखिएगा। अधिकतम अगर कक्षों की संख्या बोले 7, क्योंकि अगर 7 से आगे आएगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है सभी निष्क्रिय गैसों की संयुक्ता कितनी होती है? जो भी आपकी निष्क्रिय गैसें होती हैं, ठीक है ना, याद रखिए, जो भी निष्क्रिय गैसें होती हैं उनकी संयुक्ता पूछा गया है। आपका आंसर क्या होगा? तो याद रखिए, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्या होगा यहाँ पर? ये नहीं, जीरो। भाई कहाँ है ऑप्शन? निष्क्रिय गैसें है ना, तो संयोजकता आपकी जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय गैसों में सबसे जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, अर्थात सभी निष्क्रिय गैसों का जो अष्टक पूर्ण हो जाता है, जब अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो भैया आपके यहाँ संयुक्ता शून्य हो जाएगी। जैसे आर्गन में होता है 2 8 8 होता है, तो 8 मतलब अपना कक्षा बराबर कर लिया। क्रिप्टॉन में भी आपका 2 8 18 8 होता है, तो उसने कक्षा पूरी कर लिया, मतलब आपका जवाब ए हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया गया है कि मक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी हो या चींटी हो दोस्तों, याद रखिएगा, इनमें से जो आपका डंक होता है क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इनके डंक में होता है फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। फार्मिक अम्ल जो ऑप्शन में नहीं है तो आपको तो बता दिया है कि फार्मिक अम्ल ही होता है, मधुमक्खी और चींटियों के डंक में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर स्कर्विक अम्ल जो होता है आंवले, संतरा, अनानास में मिलता है। यहाँ पर दोस्तों साइट्रिक अम्ल जो होता है, साइट्रिक अम्ल ये किस में होता है? इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, जो साइट्रिक अम्ल होता है किस में होता है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करिएगा।
एक पॉइंट आप जरूर बता दे रहे हैं, जो आपका एस्टिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल ये सिरका में होता है, किसमें, सिरका में, और एक्जेलिक अम्ल होता है ये पालक और टमाटर में होता है। आपको बताना है यहाँ पर साइट्रिक अम्ल किसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है। बहुत बार आपको पढ़ाया है, परम शून्य तापमान जो होता है वो कितना होता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर -273 है कोई ऑप्शन में। देखिए -273 जो आपका है ये परम शून्य ताप होता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों बताना है जो मोनोजाइट आपका है ये किस धातु का अयस्क है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर का ऑप्शन देना है। लॉक करिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका जो आंसर बनेगा डी नंबर, दोस्तों आपका थोरियम का होता है। ठीक है, मोनोजाइट जो अयस्क है ये थोरियम का होता है दोस्तों, याद रखिए थोरियम का होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है रोल्ड गोल्ड जो होता है, रोल्ड गोल्ड जानते हैं ना, रोल्ड गोल्ड का पहने रहते हैं, सोने जैसा पानी सब फेरा होता है। तो रोल्ड गोल्ड में दोस्तों याद रखिएगा कि क्या क्या उसमें होता है। याद रखिएगा 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें से क्या होता है, तांबा होता है 90% और एल्यूमिनियम होता है कितना, आपका 10%। तब बनता है दोस्तों क्या, यहाँ पर बनता है आपका रोल्ड गोल्ड बन जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों जैसे पीतल होता है, पीतल में तांबा और जिंक होता है, कांसा में तांबा और टिन होता है। ठीक है ना, गन मेटल में तांबा और टिन और जिंक होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नोट करिएगा, यहाँ पर C4H10, क्या C4H10 इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपका प्रोपेन का क्या होता है, तो दोस्तों ये आपका ब्यूटेन का है और ये जो आपका दिया है वो आपका किसका है, प्रोपेन का है। किसका है, ये आपके प्रोपेन का है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। अभी तक आपने सामान्य विज्ञान पढ़ा, अब आपको यहाँ पर दोस्तों आपकी पॉलिटी मिल गई। कह रहा है वाक्य और अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की जो स्वतंत्रता आपको मिलती है वो दोस्तों देखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता है ना, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है। तो आर्टिकल नंबर आपका जो 19 है, तो इसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता होता है। यहाँ पर प्रदर्शन और विरोध का भी अधिकार आपका है, यहाँ पर मौन रहने की भी स्वतंत्रता आपकी है। हड़ताल का अधिकार दोस्तों आपका नहीं है। ठीक है, हड़ताल का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 2 और 3 आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की अगर बात की गई है तो भैया ये है ऑप्शन आपका सी नंबर है, क्योंकि पहले क्या था, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक में आपकी थी। ठीक है ना, बाद में क्या गया, आर्टिकल नंबर आपके 50 के में ये वर्णन है कि राज्य की जो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथककरण यहाँ पर है। आगे बढ़िएगा कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आपके आधारित है। भारत में जो आम चुनाव है ये किस सिद्धांत पर आपके हैं, तो याद रखिएगा बी नंबर है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। क्या हो जाएगा कि भारत में जो आम चुनाव है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। दोस्तों जो स्थानीय सरकार होती है इसको हमने एक मतलब बता दिए हैं, इसको हमने इसके पहले बताया था कि प्रत्यायोजित प्राधिकरण, क्या याद रखिए, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है कि वह स्थानीय सरकार है ना, मतलब पंचायतों को ऐसी शक्तियां और ऐसे प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाए। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से है। जब समवर्ती सूची आपसे पूछा है तो आंख मूंद कर आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया से है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है ना, वर्तमान में देखा जाए समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। अगला दिया गया है, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समता में छूट प्रदान की गई है। तो विधि के समक्ष समता जो प्रदान की गई है ये छूट दी गई है आपके ए नंबर राष्ट्रपति को दी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 361 के तहत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 361 के तहत आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब आपका अधिनियमित हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार दोस्तों याद रखिएगा, सूचना का अधिकार जो आपका है ये 15 जून 2005, क्या 15 जून 2005 को यह अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है। देखिए बाल अधिकार में दोस्तों देखिए बालक के जो आपके अधिकार हैं, मतलब बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा 79 में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर शुद्ध पेयजल है, समुचित जीवन स्तर है, शिक्षा है, लेकिन जो विवाह है दोस्तों याद रखिए विवाह है ना, विवाह इसमें से सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। दोस्तों देखो गरीबी उन्मूलन है और आत्मनिर्भरता है, ये किस में दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके 5वीं में दिया गया था। किसमें, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से आपके 79 तक आपकी चली थी दोस्तों, और इसने गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया था। अगला क्वेश्चन लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है, बताइएगा कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन है। लघु उद्योगों के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय है वो भैया आपकी सिडबी है। सिडबी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों आपका बी हो जाएगा, अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है ना, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। कहां पर है, 1990
सूबे में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका शिक्षा होगा। शिक्षा पर ही फोकस कर रहे हैं इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग, लेकिन शिक्षा पर हो कुछ नहीं रहा है, चाहे वो बिहार हो और चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हमने कल आपको बताया था कि जो हम्बोल्ट जलधारा है, कौन है, हम्बोल्ट जलधारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है ना। और दोस्तों और भी आपकी जलधारा जैसे बेंगुला है, फॉकलैंड है, लेब्राडोर है, ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक है ना। ये कहाँ का, अटलांटिक की है। पूछा गया तो प्रशांत महासागर, तो आप प्रशांत लगा दीजिएगा। अगर ये पूछ लेता कि भैया अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है तो बेंगुला जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों, याद रखिएगा, जल विद्युत। क्या, जल विद्युत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो 10 की वृद्धि दर है वो आपकी कितनी है। तो भारत की 10 की वृद्धि दर जो है वो है ऑप्शन सी नंबर है 17.7%, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर दिया है निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका दूध के मामले में देखा जाए तो भैया भारत बहुत ही आगे आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आपका पॉइंट सही है। चलिए यहां पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है इको मार्क है क्या। चलिए, अंडा उत्पादन में तीसरा है और मांस उत्पादन में 5वां है, ठीक है। अगर कभी पूछ ले कि भारत जो आपका है दूध में तो पहले नंबर में है, लेकिन मछली उत्पादन में दोस्तों याद रखिएगा, मछली उत्पादन में, अच्छा, भारत में मछली उत्पादन में दूसरा है, अंडा उत्पादन में तीसरा है और मांस उत्पादन में 5वां है, ठीक है, याद रहेगा। मछली उत्पादन दूसरा, अंडा उत्पादन तीसरा और मांस उत्पादन 5वां। आइए क्वेश्चन हमारा आपका 87, इको मार्क है क्या। इको मार्क दोस्तों जो पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए आपका अच्छा हुआ, अर्थात ये हुआ कि पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामांतरित करने की जो योजना होती है वो होता है इको मार्क होता है दोस्तों, याद रखिए। जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं अगर वो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है तो उसमें से क्या, मटकी का जैसा यहाँ पर बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मटकी के जैसा बना होता है लोगो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। तो भैया उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच में, है ना, उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा यहाँ पर बनाती है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, नर्मदा नदी है दोस्तों, नर्मदा नदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, लगभग 1312 किलोमीटर आपकी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया कन्याकुमारी बताइएगा, क्या बताएंगे, कन्याकुमारी बताएंगे, इंदिरा पॉइंट में लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है, 90 को ऑप्शन लॉक किया जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये क्या होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए सिक्किम होना चाहिए। लिपुलेख आपको उत्तराखंड है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है, इसका मतलब जो ऑप्शन ए नंबर है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। और क्या चाहिए, कितने अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, और क्या चाहिए भाई, इतने बेहतर आपकी सीरीज चल रही है, इतनी अच्छी क्लास आपकी चल रही है ना, कि आप लोगों को तो भैया लाइक सर की संख्या इतनी कर देना चाहिए कि ओवरडोज हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, आप कहेंगे सर गुजरात की जो आपकी सबसे लंबी है, सेकंड नंबर में आपका आता है आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जब दक्षिण की गंगा बोलते हैं तो आप कहेंगे कावेरी है, कहीं पर ऑप्शन में ये है आपका नंबर, कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर गोदावरी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि मृदा को अर्थात मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। आलू तो होगा नहीं, सुधर में दिया सूरजमुखी और मटर है, तो इसमें से जो ऑप्शन डी नंबर है मटर, मटर आपका आंसर है, राइट हो जाए दोस्तों। कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में जो जैसे आपका होता है अल्फा अल्फा, है ना, बीन्स होती हैं, है ना, और होता है मटर होता है, सोयाबीन होता है, उड़द होता है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया सहारा है कहीं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान जो आपके हैं वो आपके कहाँ मिलेंगे, तो भैया आपके अर्जेंटीना मिलेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा अर्जेंटीना। क्लियर है ना, या अर्जेंटीना के जैसे ब्यूनस आयर्स है ना, सांता के आपके जो आपके हैं काफी जगह मिलता है। अगला है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जैव विविधता के मामले में जो हॉट स्पॉट की श्रेणी में आता है वो आता है कौन सा, यहाँ पर जो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। हॉट स्पॉट शब्द मतलब होता है, सर्वप्रथम प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। और हॉट स्पॉट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहां पर प्रजातियों की प्रचुरता होती है, स्थानीय प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीवों और जंतुओं के अतिरिक्त और एक निरंतर संकट भी बना हुआ होता है।
इनको हॉटस्पॉट कहते हैं। अगला दिया गया है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। इसको भी हमने आपको पढ़ाया है, बताया था। अफ्रीका में 54 देश हैं, यूरोप में 49 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, दक्षिण अमेरिका में 12 हैं और ओशिनिया हो जाएगा आपका 14। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है। भैया पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, ये भैया आपका यूकेलिप्टस आपका है ना, ये पारिस्थितिकी का आतंकवाद माना जाता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग होती है भैया जैविक में, ये होती है सौर ऊर्जा, है ना। सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है सूर्य के मिलने द्वारा प्रकाश और पृथ्वी के, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर है। और अगला दिया गया है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण आपका उत्पन्न करता है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 100 को ऑप्शन देना है। तो आपको भैया यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो आपका है ना, इसमें न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। हम लोग मिलेंगे कितने, तो आपके 8:50 में हिंदी की क्लास में मिलेंगे, 8:50 में हमारी और आपकी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद।